डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब। डॉक्टर साहब मुख्तसर और जामे। सर मैं तो चाहता यही हूँ कि वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाऊं जहाँ पे कोई फ़ायदा हो और कोई सुने भी सही, कोई अमल भी हो। मैं तो 20-22 सालों से यही कहता हूँ कि कट मोशन आते हैं और कि भाई आप इसको 1 लाख कर दें, 1 रुपया कर दें और फिर उसकी मेजॉरिटी के साथ वो पास हो जाता है। मैं नहीं 1 लाख की बात करता हूँ, नहीं 1 रुपये की बात करता हूँ। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ कि जब इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, जब आप एक तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिसकी तनख्वाह 50,000 से लाख रुपए तक है और लाख से 1.5 लाख रुपए उधर स्लैब बन सकते हैं, हर जगह पे वो हो सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है एक्सपेंस के हवाले से कि आप 6,000 अरब से 7,450 तक चले गए, मगर फिर भी अगर आप देखें कि आपके हालात कर्जों से नहीं निकल सकते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर कर्जों से निकलना है तो पहले तो पाकिस्तान को अपना घर समझना पड़ेगा। जो मिनिस्टर हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो ये समझे कि ये पाकिस्तान मेरा घर है, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, ये मुझे अपने घर को चलाने के लिए एक्सपेंस चाहिए। अब मैं कहाँ से ज़्यादा अपना बिजनेस करूं कि रेवेन्यू कलेक्ट करूं और कहाँ से जो है वो मैं अपने रेवेन्यू को जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सकता हूं। जब तक ये सोच नहीं होगी तब तक ये बहस, ये मुबाहिसा, और कम से कम हम जैसे एनर्जेटिक बंदे जो सारा दिन रिसर्च करते हैं वो तो फिर इन चीज़ों के ऊपर फिर बोलने के लिए भी दिल नहीं करता कि हम ऐसी बात करें और कहें कि बाबा हाँ रिजेक्ट और बाहर बड़ी बहस हो गई कि भाई आज मैंने बड़ी तकरीर कर ली, शाम को सोशल मीडिया के ऊपर वो आ गई। कम से कम हम पार्लियामेंटेरियन तो एक दूसरे को जो है वो फूल बना लेते हैं मगर पब्लिक को भी फूल बना लेते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि कुछ सिस्टम के अंदर चेंज लेके आए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हर जगह पे मिसाल। आप कैबिनेट के अंदर देखें कि कौन से इदारे हैं जो कैबिनेट के अंदर चलते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो खुद अपने ऑटोनोमस बना के और वो इदारे अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। हम क्यों नहीं उस चीजों को फोकस करते? हम क्यों कहते हैं कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए? हमेशा जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है वो कहता है कि मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम कर दिए। जब स्पीकर असद कैसर साहब था उसने कहा कि सर मैंने नेशनल असेंबली से इतना पैसा बचा लिया और मैंने ये वापस भेज दिया। कम से कम हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो जो है उन चीज़ों को नहीं मानते। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो इंडिपेंडेंट इदारे, अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे गप्पे शप्पे लगे पड़े हैं सर, मैं तकरीर करूँ या सर मैं खामोश हो जाऊँ जब तक थोड़ी सी खामोशी हो जाए? जी रमेश कुमार साहब। सर मैं मिनिस्टर साहब को ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। मेंबरान सीरियसली सुने तकरीर को। ऑनरेबल मेंबर तकरीर कर रहे हैं जी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिन इश्यूज के ऊपर जो इश्यू हम हाईलाइट करें, मिनिस्टर जब जवाब दे तो सिंपल में ये जवाब नहीं हो कि हाँ अपोजिशन की तरफ से मिनिस्टर कहे कि ये एडवाइस जो आई है, जब ये चीज होगी लंदन के अंदर जिसको माई बाप समझा जाता है पार्लियामेंट का, वहां पे कोई बिल आता है तो उसके लिए व्हाइट पेपर और ग्रीन पेपर इशू किए जाते हैं। पहले वो हर अपोजिशन का या गवर्नमेंट का उन मेंबरों को वो पेपर दिए जाते हैं कि वो स्टडी करके आए, रिसर्च करके आए। मगर मैं जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर या मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर जब मेंबर होते हैं, मेरे पास तो सारे ये आते हैं, मैं रात को उसको पढ़ता हूँ, सुबह स्टडी करके जाता हूँ, तो सारे लोग कहते हैं कि यार आप सारी तैयारी करके आए, दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं उस मीटिंग के अंदर जाता हूं, उसका टीएडीए लेता हूं, मेरा फर्ज है कि अवाम के पैसों के ऊपर मैं नजर रखूं, मगर वो नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इसको फॉर्मेलिटी नहीं समझे। अगर फॉर्मेलिटी समझते हैं तो 20 लोगों की है, नहीं आप अपने आप को थकाएं, नहीं हमें थकाएं। आप सारे
ये क्लब करें, 5-5 मिनट हमें मौका दें, असेंबली को बाय बाय करें और सारे एक ही झटके में 1 घंटे में अप्रूव कर दें। अगर आप डिबेट शाम तक कराना चाहते हैं कि हम शाम को बैठे, चाय भी इधर पिए, वाक को भी छोड़ें, तो हम यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो डिस्कशन प्रोडक्टिव होना चाहिए। वो व्यूज हमारे जो वो लिए जाएं और उनके ऊपर अमल किया जाए। अगर अमल जैसे हो सकता है कहीं पे ये सही हो, कहीं पे मैं गलत हूं। मेरी बहन मेरी कुछ लोगों से लगती है, तो आयशा से मेरी बहुत ज्यादा लगती है, और जब हम आपस में बैठते हैं तो ये खुली दिल से ये बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मगर ये कब तक? तो मैं समझता हूं कि ये इन इश्यूज के ऊपर मेहरबानी करके आप जितने भी इशू हैं, नेप्रा हो, पीटीए हो, एक ओगरा हो, ये सारे इदारे, जितने इदारे रेगुलेटर हैं, और स्पेशली कैबिनेट डिवीजन के अंदर आप गाड़ियां खरीदना, गाड़ियों को डीजल देना, पेट्रोल देना, उन सारों को जो है, जो लोग आते हैं आप उसके अंदर आप उसका ट्रेवलिंग अलाउंस डालें। मगर आप अगर उसको एक्सपेंस को देखेंगे, आपका एक्सपेंस बहुत, उसकी मेंटेनेंस में कितना एक्सपेंस आ रहा है, कभी उस चीजों के ऊपर रिसर्च की गई? मैंने जैसे कल आपको बताया कि 342 एमएनएस का हाउस, उसकी बजट 2 अरब 70 करोड़, और 100 सेनेटर का हाउस, उसकी बजट 3 अरब। व्हाट इज दिस? किसी ने कभी इस चीज के ऊपर सोचा? और ये भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सारे यहाँ पे, जब भी आज स्पीकर साहब भी यहां से ऐलान करें कि यहां से नेशनल असेंबली से जो भी फॉरेन टूर होगा, अगर कोई स्पॉन्सर्ड है ठीक है, नहीं तो नेशनल असेंबली की तरफ से हम उसको सपोर्ट नहीं, हम सारे जहां पे भी जाएंगे अपने खर्च के साथ जाएंगे। हम अगर फुड़ी 1-1 अरब रुपए भी अगर इस तरीके से इदारों से बचाएंगे, 1-1 अरब रुपए इन टीएडीए को कम करें, तब ये आप अगर 1400, 6000 से 7450 अरब रुपए कलेक्ट करने के लिए आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, आप लेवी लगा रहे हैं, आप और टैक्स लगा रहे हैं, मैं इन चीजों को सपोर्ट करता हूं, मगर आपको सामने, उसके सामने आपको वो फैसिलिटी देनी चाहिए जैसे दुनिया में दी जाती है। वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मगर कम से कम आप जो इनकम से ज्यादा आप अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर जाएं। जनाब रमेश कुमार वाकवानी साहब, प्लीज मुख्तसर तरीन आज तकरीर का रिकॉर्ड कायम करें। सर, इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो इशू है वो सर्कुलर डेट है। जब पावर के ऊपर हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग ली तो सारे लोगों को ये पता था कि जितना भी ये सर्कुलर डेट बढ़ रहा है ये सिर्फ लाइन लॉसेस से है, मगर ये लाइन लॉसेस से सिर्फ नहीं है, ये आपकी जो प्रोडक्शन कास्ट और जो आप सेल करते हैं उसका डिफरेंस। मतलब एक इदारा अगर कमाए तो फिर आप उनके मुलाजमीन को जो है फ्री बिजली दें, मगर जितने लोग रहते हैं वो 24 घंटे अगर ऐसी चलाएं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनका मीटर फ्री होता है। कितना जुल्म है। अगर आप चाहते हैं कि रिफॉर्म हो तो ये जो इदारा है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, कम्युनिकेशन के टाइम पे मैं नहीं था, मैं एक मीटिंग में गया था कि दुनिया के अंदर रोड जो है वो भी बिल्ड ट्रांसफर बेसिस के ऊपर, आप रोड बनाएं, आप उनको टूल के ऊपर दें, 10 साल वो उस रोड को बनाएगा भी सही, मेंटेन भी करेगा, उससे इनकम आएगी, कोई आपको अपने पैसे उसके ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट भी उसकी रहेगी। सेम ये पावर्स आज अगर इन्हीं डिस्कोज को, जितने डिस्कोज हैं, इन्हीं डिस्कोज को आप जहां जहां पे आप देखेंगे ये डिस्कोज जो है लॉसेस में है, उन डिस्कोज को आप प्राइवेटाइज करें। अपोजिशन आपके साथ है। आप जब आज अवाम को पता चल गया है कि 75 सालों में इस मुल्क को कर्जा ले लेके आईएमएफ का बार बार प्रोग्राम आके 92 में इंडिया ने खत्म किया था आईएमएफ का प्रोग्राम, आज भी हम बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे, मगर ये हम नहीं देखते कि हमने इतने पैसे लिए, हमारी इनकम क्या होगी, हम रीपेमेंट कैसे करेंगे, हम माजी का मार्कअप कैसे देंगे, कोई नहीं सोचता। तो आज भी अगर करना है, आप उन इदारों को जो लॉसेस में है, आप उन डिस्कोज को प्राइवेटाइज करें, आप उनमें से इनकम बढ़ाएं, आप उनको आप एक्स्ट्रा पैसे दे के, मैं समझता हूं ये नाजायजी कर रहे हैं।
मेरा तो शार्ट में यही है कि लाइन लॉसेस जहां पे बिजली लोग पे नहीं करते हैं, आप बिल्कुल उन्हीं फीडर को बंद करें, आप उसके ऊपर एक्शन लें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पुलिस इवन ये अपनी फोर्स बनाए, अपनी फोर्स भी अगर वापडा बनाना चाहे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। सिटी के हिसाब से एक एक गाड़ी भी अपने पास रखे, 5 बंदूकी ईमानदार बंदे ले और कंट्रोल कर सकती है। मगर कभी इन लॉसेस के ऊपर नहीं किया गया, कभी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई। हर डिस्कोर्स, आज IAS का मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइन लॉसेस नहीं है, आज लाहौर का मुझे पता चला कि लाइन लॉसेस कवर हो गए। मैं सर समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आइसोलेशन है और बहुत सारी बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान ने इसके साथ दोस्ताना तल्कात पैदा कर दिए, पाकिस्तान ने इसके साथ दोस्ताना तल्कात पैदा कर दिए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने जहाँ पे कुर्बानियाँ दी वहाँ पे भी दोस्ताना तल्कात नहीं हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो फ़ॉरेन के अंदर जो लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर है, सऊदी के अंदर है, UAE के अंदर है। मगर वहाँ पे भी अगर आप देखें कि OIC फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बनी, सबको पता है, मगर OIC का रोल पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ माजी में क्या रहा वो भी आपके सामने है। ये क्यों हो रहा है? मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा हमारे डिप्लोमेट्स का कसूर है। जो हमारे डिप्लोमेट्स, हमें तब्दीली अगर लानी है तो पहले हमें उन डिप्लोमेट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें डिप्लोमेट्स के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का परसेंटेज कम करना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। सर अभी ये आवाज़, अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। फाजिल मेंबरान से गुजारिश है कि बार बार आपको कहना पड़ रहा है, अगर कोई बहुत ज़रूरी आपने आपस में बातचीत करनी है तो प्लीज़ फिर आप चले जाएं, गैलरी में चले जाएं, वहाँ बैठ के बात कर लें। लेकिन इस तरह आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सारा निज़ाम। जब तक दिस इज नॉट हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं होगी तब तक हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। ये दोनों एक है। जैसे आज मुझे पता चला कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने आज एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में कोई एक काउंसिल बनाई है। मैं कहता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री में भी और इकोनॉमिकली इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी वो तजर्बेगा लोग जो समझते हैं और वो साबिक ब्यूरोक्रेट्स जो इन चीज़ों को समझते हैं, उसका एक कंसोर्शियम बनना चाहिए। जब अच्छे क्रेडिबल लोग 10 बंदे बैठ के बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये स्टैंड लेना चाहता है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकली जो इश्यूज़ है उसके ऊपर ये पॉलिसी लेना चाहता है, कोई बंदा आपके साथ, कोई लीडर लोगों को गुमराह नहीं कर सकेगा। सारे मीडिया, सब लोगों की क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं है, मगर अगर 1 या 2 लोग जो आके खड़े हो जाएंगे जिसकी खुद क्वेश्चन मार्क हो क्रेडिबिलिटी, तो फिर वो बिकती नहीं है। मेरी कोशिश ये है, मैं चाहता हूं कि ये बजट कम करना है या बजट ज़्यादा करना, अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चले जाएं तो इंडिया की बजट यहाँ से बहुत कई गुना आगे है। मगर वो जो खर्चा होता है वो डिप्लोमेसी के ऊपर ऐसे नहीं होता कि यहाँ से जैसे हमारा एम्बेसडर या हमारा हाई कमीशन जाता है, वो फैमिली के साथ वहाँ पे बैठता है, वो ऐश करता है। मगर आप देखें कि कभी आप उसको देखें कि उसने ट्रेड, क्योंकि एम्बेसडर पूरे एम्बेसी का हेड होता है, कितना ट्रेड को। थैंक यू। आपका पॉइंट आ गया रमेश साहब। रमेश कुमार को वाइंड अप करें जनाब प्लीज। तो जो एम्बेसडर वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए। 6 महीने के अंदर इसने ट्रेड के हवाले से कितने बिजनेसमैनों को बुलाया, कितनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस कराई। जब तक बिजनेस टाइज होती है, जहाँ पे भी बिजनेस टाइज, चाइना इंडिया
का इतना झगड़ा है, मगर $1 बिलियन से ज़्यादा उसका, $100 बिलियन से ज़्यादा उसका बिजनेस है। जब तक बिजनेस टाइज बढ़ेगा उतना ही जो है उसके इश्यूज जो है आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। थैंक यू।